हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं आपका निःशुल्क ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मिरर को, दर्पण को हमने चलाएं तो हमें प्रतिबिंब का क्या वेग दिखाई देगा। और अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, इससे पहले वाला। मैं शायद दो क्वेश्चन आपको देकर गया था, तो एक बार पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि एक मिरर है, वो तो चल रहा है 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। एक मिरर 2 की स्पीड से चल रहा है और एक लड़का, एक आदमी, वो क्या हो रहा है, वो भाग रहा है। कितने की स्पीड से? वो 4 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है। अब वो जब 4 की स्पीड से इधर भाग रहा होगा, इधर की तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये है मिरर, ये है ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले देखें, तब आपके बात समझ में आएगी। तो अब ये जो इसकी इमेज बनने वाली है, इस इमेज का क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है। अब इसका आंसर तो देखो, मैंने आपको एक इक्वेशन निकालना सिखा दी थी। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो कितनी होती है? -VO प्लस 2VM। अरे यही होती है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में +2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहां पर ऑब्जेक्ट का वेग था, दर्पण का वेग था, इमेज का। ये सारे के सारे वेग किसके सापेक्ष होते हैं? धरातल के सापेक्ष होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। ये बात याद रखने वाली है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4। इधर की तरफ कौन सी अक्ष होती है? अगर अपन इधर अक्ष लिख दें तो ये तो है +x अक्ष और ये है -x अक्ष। -x का मतलब होता है आई कैप, कौन सा वाला? माइनस का। +x का मतलब क्या होता है? +i कैप। अब देखो ध्यान से, तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिखोगे? 4 वेक्टर फॉर्म में, 4 आई कैप, इधर जा रहा है माइनस का, तो -4 आई कैप। और मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर VM 2 से जा रहा है इधर, और इधर क्या होता है? आई कैप, तो आप इधर लिखोगे 2 आई कैप। क्लियर? अब बस मान रखना है यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का, तो ये माइनस तो पहले ही है, और माइनस आ जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस। अरे बात समझ में आ गई कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 4 इधर की तरफ है और यहां माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, -4 आई कैप +2 वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 आई कैप, 2 इंटू 2 आई कैप, यहां 2 आई कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? माइनस माइनस प्लस होगा, 4 आई कैप, 2 और 2 4 +4 आई कैप। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और परिमाण में अगर लिखोगे, मैग्नीट्यूड इसका लिखोगे VI, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर? दोबारा समझा देता हूं। देखो यहां पर जो भी मान रखे जाएंगे उनको सदिश रूप में रखना है। ये फॉर्मूला तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो होती है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट यानी बिंब का वेग, माइनस में VM, M फॉर दर्पण का वेग। दर्पण का वेग इधर की तरफ है, इधर होता है +i कैप, तो 2 आई कैप, तो यहां रखा 2 आई कैप, 2 सूत्र का है तो 2 × 2 -V ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेग। अब ऑब्जेक्ट जो है वो खुद इधर जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो -2 सूत्र का और -4 आई कैप की वजह से सोल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आपका होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता रखा है, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर कोटा कैरियर पॉइंट के। अब देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैंने जो आपको दिया था एग्जाम्पल नंबर 2 जो था आपका होमवर्क था, उसमें ये दिया था मैंने आपको कि जो मिरर है उसके अंदर हम एक अपने पीछे की दीवार को देखना चाहते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी किसी कमरे के
मध्य में खड़ा है, बीचों बीच खड़ा है, मध्य खड़ा है। एक आदमी जो है किसी कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है, तथा वह अपने पीछे स्थित, उसके जो पीछे जो दीवार है, वॉल, अपने पीछे स्थित दीवार को, अपने पीछे स्थित दीवार को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। दीवार को समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में देखना चाहता है। देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या लेनी चाहिए? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जो कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अब वो क्या करना चाहता है? वो सामने जो दीवार है, सामने जो दीवार है वहां तो लगाना चाहता है दर्पण, और कमरे के बीच में आके खड़ा हो गया। अब पीछे वाला जो पॉइंट है, उस पीछे वाली जो दीवार है, उस पूरी दीवार को सामने देखना चाहता है। तो अब दर्पण पूरी दीवार पे लगा दे तो फिर दीवार दिखेगी सही, लेकिन हमें कॉस्ट भी बचानी है, तो हमें कितना बड़ा मिरर लेना चाहिए, मतलब वेस्टेज कम से कम करना है अपने को। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसके लिए अपन मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैथमेटिक्स देखो कैसे इसको आसान कर देगी। सॉल्यूशन, अब जैसे मान लो ये दीवार है जिसको वो देखना चाहता है, ठीक है। मान लो ये दीवार जो है, ये दीवार है, इसको ये देखना चाहता है। ये दीवार का जो है टॉप पॉइंट है और ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है, ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। अब आदमी जो है वो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, या ये आदमी मान लेते हैं अपन पॉइंट, ठीक है। ये आदमी की आंख है, राइट। अब सामने जो है यहां पर मिरर लगाना है अपने को, ये मिरर लगाना है अपने को, ये मिरर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये आदमी यहां बीच में खड़ा हुआ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि उसने कहा है बीच में खड़ा हुआ है, तो ये दूरी अगर d है तो ये दूरी कितनी होगी? d होगी। ये दूरी अगर d है तो ये भी दूरी d होगी, ठीक है। बीच में खड़ा है, यहां इसकी आंख है, यहां कहीं इसकी आंख आ रही है। अब अगर इसको ये टॉप पॉइंट देखना है तो टॉप पॉइंट देखने के लिए क्या होगा? यहां से लाइट आनी चाहिए, यहां से लाइट आनी चाहिए, ये लाइट आई और इसकी ये आंख में चली गई, ठीक है। ये अपन ने इसको यहां से लाइन खींच दी एक, ठीक है। अब ये जो लाइन अपन ने बनाई है, ड्रॉ की है, ये यहां, ये मान लो यहां आंख है, ठीक है। यहां से लाइट आई, ये आदमी की आंख है, यहां आदमी खड़ा हुआ है और ये आंख में चली गई, ठीक है। यहां लाइट चली गई। अब बताओ, सब जानते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा, बिल्कुल। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये d है, ठीक है। सब जानते हैं इस दूरी को। अब ऐसे के ऐसे ही इसके पेंदे से जो लाइट आएगी, यहां से बॉटम से ये लाइट आए और इसकी आंख में जाए,
भाई यहां आंख है, अपन ने मान रखी है इसकी, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये और ये यहां से लाइट आई पेंदे से और ये आंख में चली गई, तो इसको पेंदा भी दिख जाएगा, ठीक है। अब ये मान लो कि बीटा एंगल पर आई, तो ये जाएगी भी कितने एंगल पर, बीटा एंगल पर जाएगी। और ये तुम्हें पता ही है कि ये दूरी d है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, d होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला और एक ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो समरूप हैं। कैसे पता चला? समरूप का पता कैसे चलता है कि अगर मान लो कि ये ऊपर वाला जो कोण है और नीचे वाला कोण है वो बराबर हो, यानी दो कोण एक भुजा या दो भुजा एक कोण बराबर आ जाए, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। मतलब अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये जो है दोनों में कॉमन भुजा आ गई। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो त्रिभुज बनेंगे दोनों, वो कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। समरूप का मतलब तो यही होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप सिद्ध हो गया, दो कोण बराबर, एक तो ये कोण बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये ऐसे सिद्ध हो गया कि ये समरूप हैं। और समरूप जब होंगे तो समान रूप, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर, क्योंकि बीच वाली उभयनिष्ठ है। अब देखो ऐसे इसमें देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये भी आइडेंटिकल ट्राइंगल होंगे या सिमिलर ट्राइंगल होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे पता चला कि सर ये कोण और ये कोण बराबर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कितना डिग्री है, 90, ये भी 90 है, और ये जो भुजा है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब अगर ये y है, माना ये y है, तो ये भी क्या होगी, y ही होगी। बात समझ में आ गई? अब अपने को ये पता चल गया, देखो यहां इसके टॉप पॉइंट से लाइट आई और ये आंख में चली गई, ये इसकी आंख, तो मतलब टॉप पॉइंट दिख गया इसको, यहां पे आंख में चली गई। भाई टॉप पॉइंट से लाइट आई और आंख में चली गई, मतलब टॉप पॉइंट दिख गया। बॉटम से लाइट आई, वो आंख में चली गई, वो दिख गया। इसका मतलब ये जो निचला हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप, ये वाला जो हिस्सा है और ऊपर का ये जो हिस्सा है, अगर ये नहीं हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपन अगर इस हिस्से को हटा दें, अगर ये हिस्सा ना होता तो भी अपना काम चल जाता। मतलब अपने को जो रिक्वायर्ड मिरर है, हमें जो मिरर चाहिए, हमें जो दर्पण चाहिए, वो दर्पण केवल कितना सा है, इतना सा है। ये रिक्वायर्ड मिरर है, दिस इज रिक्वायर्ड मिरर, ये है हमारा, इतना मिरर चाहिए अपने को। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अगर नहीं भी होता, ये वाला हिस्सा अगर नहीं भी होता तो अपना काम चल जाएगा। ये वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि टॉप की लाइट आंख में चली गई, बॉटम की लाइट आंख में चली गई, तो अब इसको इजीली विजिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन सर अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी हाइट क्या है। पता चलेगी, एक मिनट रुको। अब एक बात और देखो, ये अब ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये भी तो सिमिलर ट्राइंगल है। अरे ये भी तो समरूप त्रिभुज है। पहले तो इन दोनों को समरूप कर दिया, फिर इन दोनों को समरूप कर दिया, अब इन दोनों को समरूप कर दो। कैसे भाई? ये जो कोण होगा वो ये कोण होगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद ये 90, ये 90, समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दिस आर्म, दिस भुजा, दिस साइड इज ऑल्सो x। जैसे ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों, ये दोनों भी कौन से त्रिभुज होंगे?
समरूप त्रिभुज होंगे, तो ये अगर y है तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी y होगा। मतलब ये y, ये भी y, ये भी y, ये x, ये भी x, ये भी x। तो मतलब ये पूरी दीवार थी कितने लंबाई की, h की। ठीक है, तो दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई कह दो, दीवार की ऊंचाई कितनी थी, कैपिटल H। और वो कैपिटल H किसके बराबर आ रही है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, x प्लस एक्स 3x और 3y। तो दीवार की जो ऊंचाई है वो है 3x प्लस y। अरे भाई x प्लस एक्स करोगे तो 3x, y करोगे 3y, तो टोटल ये हो गई किसके बराबर, h बराबर ये है, तो इसको बराबर कर दो इसके h के। तो यहां से x प्लस वाई बराबर किसके आ जाएगा, h बटा 3 के। अब बताओ ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये y है तो ये कितना होगा, ये भी y होगा। तो बताओ मिरर कितना काम में आ रहा है, केवल इतना ही काम में आ रहा है। इसको तो हटा सकते हो आप, इसको तो हटा सकते हो। तो x प्लस वाई क्या है, आवश्यक मिरर है। तो आवश्यक दर्पण की लंबाई, आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी है, x प्लस वाई है। आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी है, x प्लस वाई है। और अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर है, h/3 के। मतलब अगर मेरे पीछे 9 फीट की दीवार है और मैं सामने देखना चाहता हूं तो मुझे कितने फुट का दर्पण लेना पड़ेगा। अगर वो 9 फीट की दीवार है तो 9/3 यानी कि 3 फीट का अगर आप सामने मिरर लगा दो तो देखो कितना वेस्टेज बचा लिया अपन ने। केवल ये 3 फीट होगा। ये अगर 9 फीट की दीवार है तो ये कितना फीट होगा, ये केवल 3 फीट होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती तो आपके पास में ये सुविधा है कि आप इसको बैक करें वापस और वापस समझें और आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो ये एग्जाम्पल था तो मैंने आपको बता दिया। देखो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि अपन इस चैप्टर को नीट लेवल तक पढ़ेंगे। कई बच्चे होते हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बेचारे, वो कोचिंग वगैरह कहीं नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से अपन ने क्या है कि ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपका अगर 11th-12th बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत हो और बढ़िया परसेंटेज आ जाए तो आगे आप कोचिंग करने जाओ तो उसमें भी आपको फीस में रिबेट मिल जाए, फीस में कमी। अगर आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे, आपके पास में बेसिक अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी होगी तो आगे भी फीस में आपको कंसेशन मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, बातों को याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है अब अपन बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। देखो ये आप लोगों ने ये टॉपिक आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा था ना। अब इसके अंदर मैं फटाफट छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं कौन सी चीज क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब जो गोले से काट के बनाया गया हो। जैसे ये गोला है, ये गोला है, ये गोला था। अब हमने क्या करा, इस गोले को यहां से कट कर दिया और इसको हटा दिया, पीले वाले भाग को। और ये जो है इस साइड को अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब जो अंदर से दबा हुआ है, अब लाइट इधर से आ रही है ना, अब अंदर से जो दबा हुआ है ये हिस्सा, ये ऐसा है, बाकी हिस्सा कट करके पीछे पॉलिश कर दिया। ये जो है इसे कहते हैं रजित सतह है, रजित, सिल्वर्ड सरफेस, रजित सतह। और इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं कौन सी सतह, इसे कहते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो दर्पण जो ऐसे दबा हुआ होता है, परावर्तक साइड से दबा हुआ होता है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इंग्लिश नाम भी याद रखना चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चों को, नहीं तो आगे फिर दिक्कत होती है, पैसे लगा लगा के सीखते हैं फिर इंग्लिश। तो ये है अवतल दर्पण।
अगर अपन ने क्या करें, जो दबी हुई साइड थी उसको, उस पर तो लाइट गिर रही थी, ये लाइट गिर रही है, ठीक है, लेकिन अगर अपन क्या करें, अब दबी हुई साइड को रजित कर दें और ऊपर उठी हुई साइड जो है वहां पर लाइट आए। अभी तो यहां अंदर लाइट आ रही है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर ऐसी सतह बन जाए, ऐसी सतह हो, ठीक है, उसको भी उसी साइड बना देते हैं अपन, अगर यहां बना दे अपन इसको भी, अब जो है ये ऐसा है, ठीक है, तो ये जो सतह है परावर्तक जो है, ये परावर्तक है, और ये जो है वो है रजित, ठीक है। ये जो है वो कौन सा दर्पण है, ये है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण है ये, क्लियर। तो अपन को पहचान, तो सबसे पहले अपने को यही पहचान होनी चाहिए कि कौन सा दर्पण कौन सा होगा। जो अंदर दबा हुआ है परावर्तक की साइड से वो अवतल मतलब दबा हुआ, डिप्रेस्ड, कॉनकेव, और जो ये है वो है उठा हुआ, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ाते हैं अपन इस बात को। अब इसमें ये दे रखा है कि अवतल दर्पण का यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं के अंदर ये बहुत पूछा जाता है, ये दो बातें जो यहां पर लिखी हुई है, ये बहुत बातें आपसे पूछी जाती है कि अवतल दर्पण किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब इकट्ठा, अभिसरित यहां लिख रहा है, अभिसरित मतलब इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण याद रखना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी को इंग्लिश में कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, इट कलेक्ट्स द लाइट, ये लाइट को इकट्ठा कर देता है। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। अपसरित का मतलब फैलाता है, इट डिस्पर्स द लाइट, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसरित मतलब ये होता है, अभिसरित मतलब ये होता है। अब ये लाइट को इकट्ठा करता है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। देखो अवतल दर्पण जो होता है ना, वो बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। मैंने क्या बोला, अवतल दर्पण कैन मेक इक्वल, लार्जर और स्मॉलर इमेजेस। मतलब जो अवतल दर्पण होता है वो बड़ा, छोटा और बराबर। जैसे मैं हूं तो मुझसे बड़ा, मेरा हाइट जो है 6 फीट है, तो वो 12 फीट का भी क्या बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है, प्रतिबिंब जो सामने दिखाई देगा। अवतल दर्पण, मैं 6 फीट का हूं तो मुझे 3 फीट का भी दिखा सकता है, मैं 6 फीट का हूं तो मुझे 6 फीट का भी दिखा सकता है। तो याद रखना, अवतल दर्पण बड़ा, छोटा और बराबर। हालांकि ये बात अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटी बात अगर आई है सामने तो मैं इसको लिख देता हूं कि अवतल दर्पण बड़ा, बराबर व छोटा। अवतल दर्पण बड़ा, बराबर एवं छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, यह बात याद रखने वाली है, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएगा, कब बनाएगा, वो अभी चर्चा चलेगी। तो अब दाढ़ी बनाने में, तो हम जब शेविंग वगैरह करने जाएंगे तो हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो वो शेविंग करने वाला जो होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए अपन अवतल दर्पण का इस्तेमाल किसमें करते हैं, शेविंग करने में। ब्यूटी पार्लर्स के अंदर, जितने भी सैलून होते हैं उनके अंदर ये लगा हुआ होता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में सर्च लाइट, सर्चिंग लाइट जो होती है, जो जंगल वगैरह में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं, या जो हमारे सैनिक होते हैं, उनके पास में जो सर्चिंग लाइट होती है, उस सर्चिंग लाइट के अंदर इसका इस्तेमाल। देखो दाढ़ी बनाने में तो इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, हल्का सा, तो विजिबिलिटी अच्छी आएगी, शेविंग वगैरह आसानी से हो जाएगी, इसलिए दाढ़ी बनाने में किया। अब सर्च लाइट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, लाइट को इकट्ठा करता है। अब सर्च लाइट में क्या है, लाइट को अपन लेके घूम रहे हैं। अब जिस लाइट को लेकर अपन घूम रहे हैं वो लाइट एक जगह इकट्ठी गिरनी चाहिए,
तो अच्छा दिखाई देगा। समझ में आ रही मेरा? एक तो बहुत सारी जगह फैल जाए ना तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो एक जगह इकट्ठा करना है अपने को लाइट को, मतलब वो सर्चिंग कर रहे हैं तो किसी एक विशेष जगह पर सर्च करेंगे तो लाइट को इकट्ठा करना है। और मैंने आपको बताया कि लाइट को इकट्ठा कौन करता है? अवतल दर्पण लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए सर्च लाइट में। सिनेमा प्रोजेक्टर लाइट को इकट्ठा करने की वजह से, टेलीस्कोप इकट्ठा करने की वजह से, ईएनटी मतलब होता है ईयर, नोज और ट्रेकिया, थोरेक्स, थोरेक्स बोल दो या ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब गर्दन। ईएनटी होता है नाक कान गला वाले डॉक्टर। ईएनटी कौन होता है? नाक कान गला वाला डॉक्टर। ईयर, नेक और ईयर, नोज और थोरेक्स, ईयर, नोज और थोरेक्स, नाक कान और गला विशेषज्ञ। भाई इनके भाई आप कान दिखाने चले गए, अब कान दिखाने चले गए तो वो वैसे ही आपके पता है कि इतना सा इसके अंदर छिद्र है, उससे उसको सारी चीजें डॉक्टर को देखनी है, आंख है या नाक है, जो भी आप दिखा रहे हो। अब वो जिससे भी देखता है ना तो उसमें क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा बनेगा तो उसको चीज दिखाई देगी। और बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अवतल बना सकता है। बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अवतल बना सकता है। इसके बाद है ईएनटी में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करो उत्तल दर्पण की। उत्तल यानी कॉन्वेक्स, ये किरणों को फैलाता है। इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे जो अपने रोड लाइट होती है, रोड लाइट जो है उसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स का। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं कि एक लाइट लगा दें फिर एक 10 मीटर के बाद लगाएं। भाई एक लाइट लगा दी, अब वहां लाइट, एक लाइट अगर वो एक ही जगह इकट्ठा कर दे तो फिर उजाला वहीं वहीं होगा, बाकी जगह उजाला नहीं होगा। अरे अगर अपन जो लाइट ऊपर लगी हुई है उसके अंदर अपन रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर मतलब दर्पण लगाते हैं। अब उस दर्पण का काम है कि उस लाइट को फैला दे, ताकि रोड पे एक लाइट लगे और 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर दोनों जगह प्रकाश फैल जाए, तो वहां उत्तल दर्पण। सर्च लाइट, सर्च करने के लिए जो आर्मी वाले होते हैं, फॉरेस्ट विभाग वाले होते हैं, उनको सर्चिंग करनी है, फिक्स जगह पे लाइट गिरनी चाहिए, मतलब लाइट इकट्ठी होनी चाहिए, तो अवतल दर्पण लेंगे इकट्ठा करने वाला। और जो रोड लाइट आप लगा रहे हो तो रोड लाइट के अंदर अपन फैलाने वाला लेंगे, ताकि एक लाइट से बहुत सारी जगह लाइट फैल जाए। इतना अच्छा दिखता नहीं है, आप देखना कि बाहर रोड लाइट पे ठीक है उजाला होगा, लेकिन इतना अच्छा उजाला नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियां जो चल रही है उनके पास भी अपनी खुद की लाइट होती है। सड़क के किनारे में गाड़ियों के साइड मिरर, अपन जो अपनी मोटरसाइकिल जो है, कार जो है, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात आई कि उत्तल दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, इसको अच्छे से नोट करना। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, अपने हिसाब से लिख लेना आप इसको। उत्तल दर्पण, अब देखो आप सोचोगे भाई क्लास जैसे नोट्स बन जाए, तो क्लास जैसे तो नोट्स तो नहीं बन सकते बेटा। क्लास में तो हम आपको अलग तरीके से बताते हैं सारी चीजें। ये तो ठीक है कि अभी आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इस वजह से ये चलवा रखा है, ठीक है प्रोग्राम। तो अभी जितना चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए भाई। जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम उतना जो है वो प्लस में है, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है उत्तल दर्पण, ये सदैव छोटे प्रतिबिंब बनाता है। सदैव बोल दिया मतलब कभी नहीं बनाएगा बड़ा, सदैव छोटे प्रतिबिंब बनाएगा, सदैव छोटे प्रतिबिंब बनाता है। मैंने यहां लिखा है अवतल दर्पण बड़ा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण कैन मेक ओनली स्मॉलर इमेजेस। इसी वजह से गाड़ियों में, अब अपन गाड़ी लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, अब उस मोटरसाइकिल में मिरर लगा रखा है। अब मान लो तुमने उसमें अवतल दर्पण लगा दिया, अब पीछे से एक ट्रक आ रहा है, अब वो ट्रक तो पूरा का पूरा उस दर्पण में ट्रक ही दिख रहा है, और ट्रक में जो चला रहा है उसका फेस दिख रहा है इतना मोटा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। अब आदमी चला रहा है कोई और उसका इतना बड़ा फेस दिखाई दे रहा है, डर जाओगे उसके अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसके अंदर हम जब देख रहे होते हैं तो उसमें पीछे ट्रक भी दिखाई दे जाता है, उसके पास में कोई मोटरसाइकिल चल रही है तो वो भी दिख जाएगी, कोई कार है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हमें दिख जाएगी। क्यों दिख पाती? क्योंकि उनकी छोटी छोटी इमेज बना देता है, छोटी। समझ में आ रही मेरी बात? वो छोटी कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। इस वजह से गाड़ियों के साइड मिरर में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ाते हैं, बात हो चुकी है, मैं आपको फिर एक बार मोटा मोटा बता दूं। देखो क्या क्या याद रखना है। अवतल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे अभिसारी, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जिंग। क्या करता है? इकट्ठा करता है, कलेक्ट्स दी लाइट। पहली बात, अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, रटा हुआ होना चाहिए, जो जो पॉइंट बोल दिया वो।
इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा बनाता है, स्पष्ट दिख जाएगा, शेविंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सर्च लाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि एक जगह इकट्ठा कर देता है। सिनेमा प्रोजेक्टर एक जगह इकट्ठा करता है। टेलीस्कोप लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए टेलीस्कोप। ईएनटी कान नाक गला वाला जो डॉक्टर है उसको बड़ा देखना है, अच्छा देखना है, ईएनटी, ठीक है। अब बात आती है उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित मतलब डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो फैलाएगा, तो इसको याद रखना है कि उत्तल दर्पण फैलाता है, सड़क के किनारे पर और गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, छोटे बनाता है। तो अब देखते ही तुम उत्तल और अवतल को तो पहचान लेना, ये वाला जो अंदर से दबा हुआ होगा वो तो है अवतल, और जो उठा हुआ है वो क्या है, उत्तल। इसकी कुछ डेफिनेशन है, देखो ये दर्पण जो है उसका बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। और चलो आगे पढ़ाता हूं इस बात को मैं। आ जाओ, अब है कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशन। ध्रुव यानी कि पोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल। ध्रुव या पोल क्या होता है, ध्रुव और पोल ये होता है कि जो दर्पण होता है उस दर्पण का, ये जैसे दर्पण है, पहले बताओ ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है क्या अवतल दर्पण है, तो ये अंदर दबा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इट इज अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, राइट। अब इस मैंने कहा दर्पण का मध्य बिंदु, मतलब जो बीच का पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, इसको P से व्यक्त करेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु। ये अवतल एज वेल एज उत्तल दोनों में होता है, ये अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। ये जो है ये पॉइंट, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, इसका दो पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो कुछ परिभाषाएं, हेडिंग डालना, हेडिंग डाल के ध्रुव लिख देना, ध्रुव के अंदर लिख देना दर्पण का मध्य बिंदु, और ये दोनों चित्र बना देना साइड में, और यहां P से व्यक्त कर देना। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि अपन जो दर्पण है वो कहां से लाते हैं, एक गोला रहता है, गोला है, उस गोले को काट देते हैं अपन। ये कट कर दिया मैंने, यहां से ये गोले को मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो गोला है, इस गोले के अंदर ये जो भाग है, ये भाग जो हमने कट करके अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया अपन ने। अब इस साइड अगर पॉलिश कर दी, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनके जो है लवण जो होते हैं, उन लवण का पेस्ट लगा देते हैं अपन पीछे की तरफ। अब ये हिस्सा हटा देते हैं, और ये जो साइड साइड का है, ये दिख रहा आपको, ये यहां से इससे इधर इधर का देखोगे आप, तो ये क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब देखो, दर्पण जिस गोले का भाग है, ये जो दर्पण है इस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब इस गोले का केंद्र कहां होगा, ये C। ये C जो है, ये तो आया था P, और ये दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारे सामने क्या, C। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये बनाएंगे नहीं अपन गोला। अब ध्यान रखना कि अपन जहां C लिखेंगे, इसका मतलब जिसका ये भाग है, जो दर्पण जिस गोले का भाग है, उसका केंद्र यहां हुआ करता था काटने से पहले। अब काट देंगे, काट के अपन तो इतना सा हिस्सा काम में लेंगे, ये काम में लेंगे अपन तो, बस दैट्स इट। ये P और ये C लिख दूंगा मैं, और ये लाइन जाएगी ऐसे। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये इसका ध्यान रखना, वक्रता केंद्र, बीच वाला पॉइंट P, केंद्र वाला पॉइंट वक्रता केंद्र। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। अभी अभी आपने देखा था कि ये एक दर्पण है, राइट। ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है। सबको पता है कि इस दर्पण का ये जो बीच वाला पार्ट है, ये दिस पार्ट इज नोन एज पोल, दिस पार्ट इज नोन एज पोल। ये ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और ये गोला हुआ होगा किसी जमाने में जब काटने से पहले, तो ये जो भाग है इसको कहते हैं C, केंद्र, अभी बताया मैंने।
और तुम खुद जानते हो केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये त्रिज्या ही कहलाती है। बस इसको यहां बोल दिया वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे क्या बोल दिया इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोल दिया इसको। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, आर ऋणात्मक धनात्मक। ये कहां से आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आया, कैसे आया, 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। अभी आपके इतने समझ में आ जाना चाहिए, दर्पण का बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। केंद्र जो होता है वो वक्रता केंद्र होता है। केंद्र और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या इधर होगी। अवतल दर्पण कैसा होता है? ये होता है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब देखो ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में ये पॉइंट क्या है? ये पोल है। अब बताओ इसका केंद्र किधर होगा? अब इसका गोला तो इधर बनेगा ना बेटा, तो इसका गोला इधर बनेगा तो इसका केंद्र इधर होगा। तो याद रखना अवतल दर्पण का केंद्र तो होगा इधर, जिधर से परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ की तरफ, परावर्तक पृष्ठ, राइट, परावर्तक पृष्ठ की तरफ होगा, परावर्तक पृष्ठ। और जो ये है इसका जो रजित सतह, इसका केंद्र रजित सतह, और ध्रुव और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है, परावर्तक पृष्ठ इधर है। बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत बेसिक है क्योंकि ये बातें अपने को आनी चाहिए। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली लाइन, मतलब जैसे ये ध्रुव कहां है? ये रहा ध्रुव। वक्रता केंद्र किधर होगा इसका? पहले बताओ ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई सा भी दर्पण नहीं है। अगर मैंने इसके इधर लाइन खींच दी, अब ये कौन सा दर्पण है? अब ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब ये ध्रुव, ये लाइन खींच, बताओ पहले बताओ इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इस साइड के इस साइड। तो जिधर गोला बनता है उधर केंद्र होता है, तो इधर इसका केंद्र होगा। हमने कहा ध्रुव P और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष, ये जो हमने लाइन खींच रखी है, ये लाइन जो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द कर्वेचर, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। आगे है आपके डेफिनेशन, फोकस एफ। फोकस एफ, कैपिटल एफ है ये, इसको एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ। मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर होती है। थोड़ी लैंग्वेज किताबी लिखी हुई है, देखो इसको आसान करता हूं। फोकस क्या होता है? अभी मैंने एक चीज नहीं बताई है, ये माइनस और ये प्लस कैसे आया है ना, ये ध्यान रखना ना। अभी ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ये बात तो मैंने बता दी कि आपको पहले लेक्चर के अंदर या दूसरे लेक्चर के अंदर ये पढ़ा दिया गया था कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो है समतल दर्पण, समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। ये पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा दिया गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आए हैं ये मैं बताने वाला हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। आगे बढ़ो। फोकस जो है, फोकस क्या होता है अब इसको समझना, ये लैंग्वेज अभी समझ में आ जाएगी। बताओ ये कौन सा दर्पण बन रहा है? ये है बेटा अवतल दर्पण। अगर लाइट अनंत से आती है, अनंत क्या होता है सर? अनंत मतलब अनिश्चित बिंदु। ये लाइट अनंत से आ रही है, इसका निश्चित बिंदु आपको पता नहीं है। जब लाइट अनंत से आती है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, वक्रता केंद्र। जब लाइट अनंत से आती है और अनंत से आने के बाद में कहां से गुजरती है? केंद्र, जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु को? अपन फोकस कहते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। यहां यही लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु, जहां लाइट मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है, तो ये एक इमेज पॉइंट होता है, यहां पर इमेज क्रिएट हो रही है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु कहां हो? अनंत पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट द rays will meet at the point is known as focus on the principal axis। तो ये आपका फोकस कहलाता है। अब बताओ अवतल दर्पण का फोकस किधर आया? इधर। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? अच्छा एक और चीज समझ में आनी चाहिए। देखो लाइट आई थी, हमने कहा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल
दर्पण जो होता है वो कैसा दर्पण होता है? वो लाइट को इकट्ठा करने वाला होता है, वो कन्वर्जिंग होता है। अभी मैंने लिखा रखा है आपको 2 मिनट पहले, देखो ध्यान से। अवतल दर्पण जो है, इससे पहले बताया होगा, ये देखो अवतल दर्पण क्या करता है? इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण क्या करता है? इकट्ठा करता है। और जो है उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है? वो फैलाता है। उत्तल दर्पण फैलाता है। तो देखो यहां इसने इकट्ठा कर दिया, ये अवतल दर्पण जो है इसको, लाइट को इकट्ठा कर रहा है, और यहां पर उत्तल दर्पण इस लाइट को फैला देगा। ये लाइट को फैला देगा। ये है पोल, ये मुख्य अक्ष, इसका केंद्र किधर होगा? गोला किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो इसका केंद्र क्या होगा? इस साइड होगा। यहां पर सी आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ, लाइट जो इनफाइनाइट से, लाइट इसी साइड से आएगी, परावर्तक पृष्ठ से ही लाइट आएगी। प्रकाश हमेशा परावर्तक पृष्ठ, मतलब ये पीछे वाली साइड से कभी लाइट नहीं आएगी। तो यहां से लाइट आ रही है, अनंत से आ रही है। अब बताओ ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण तो इकट्ठा करने वाला, ये अभिसारी है, ये है अभिसारी, दिस इज कन्वर्जिंग, और दिस मिरर इज डाइवर्सिंग मिरर, और क्या बोलेंगे इसको अपन? अपसारी दर्पण। तो ये लाइट आएगी तो इसको इकट्ठा नहीं करेगा, ये आई इसको इकट्ठा कर दिया, नहीं इकट्ठा नहीं करेगा, ये फैला देगा। ये इसने फैला दिया, ये लाइट मोड़ दी इसने, ऊपर की तरफ मोड़ दी, ये फैल गई। देखो कितने, इतने से हिस्से में आई थी और अब ये इतने बड़े हिस्से में लौटेगी, तो इसने फैला दिया। ये इतने हिस्से में आई थी लेकिन इसने यहाँ इकट्ठा कर दिया इसको, इसलिए अपन इसको अभिसारी या कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। अब ये लाइट तो कभी मिल नहीं सकती, ये पीछे की तरफ बढ़ा के देखो, तो अपन क्या करते हैं, इसको फिर इधर पीछे की तरफ मिलाते हैं। ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को अपन क्या कह रहे हैं? फोकस कह रहे हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस और केंद्र रजित सतह की तरफ होता है, जिधर रजित है उस साइड है। ये बात ध्यान रखने वाली है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये रजित सतह, इधर फोकस है और इधर ही वक्रता केंद्र है, और ये इसका फोकस, उसका ये सब किधर की तरफ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ की तरफ है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखो ध्रुव और पी फोकस, देखो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, तो फोकस दूरी क्या होती है? ये कह रहा है ध्रुव P और फोकस के F के मध्य, ये F लिखा हुआ है ना, जो ये फोकस दूरी है इसको लिखेंगे स्मॉल f से। अब देखना इधर ध्यान से, ये कौन सा मिरर बनाया अपन ने? ये बनाया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? अवतल दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है पोल। क्या कहलाता है बेटा? पोल। दर्पण का मध्य बिंदु पोल। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। इस गोले का जो केंद्र होता है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। अगर लाइट अनंत से आती है तो जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाता है? वो बिंदु फोकस कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब फोकस दूरी मतलब फोकस की दूरी, फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी, यहां से ये दूरी, फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से लिखेंगे। फोकस दूरी किस साइड आ रही है? इस साइड आ रही है इसकी। क्लियर? अब इसका उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए क्या कहोगे? उत्तल दर्पण के लिए आप क्या कहोगे? ये उत्तल दर्पण, बताओ इसका फोकस वगैरह केंद्र वगैरह किधर होगा? पीछे होगा। इसको बोलते हैं सामने। हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी दर्पण के सामने खड़ा है, वस्तु दर्पण, तो सामने कौन है? परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का सामने कहते हैं और रजित को दर्पण का पिछला हिस्सा कहते हैं। राइट? अब देखो, ये है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये केंद्र और ये है फोकस। ये लाइट आई, ये लाइट को इकट्ठा नहीं करके फैला देता है। ये फैला दिया इसने, थोड़ा ज्यादा फैला दिया, ये लाइट यहां चली गई, ये यहां से। ठीक है? दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें अपने बहुत काम में आने वाली है। ठीक है? तो इसका अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आज अपन ने जो पढ़ा एक बार फटाफट सुन लो ध्यान से कि क्या क्या अपन ने आज पढ़ा। एक तो ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्या था कि दर्पण जो है अगर 2 की स्पीड से इधर जा रहा है, आदमी अगर 4 की स्पीड से इधर जा रहा है,
तो प्रतिबिंब का क्या होगा, तो प्रतिबिंब 8 की स्पीड से चलेगा। ये आदमी जो है किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा 8 की स्पीड से। कैसे आया मैंने समझा दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने ये किया कि भाई एक आदमी जो है बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, ये उसकी आंख है, और वो आदमी उसके पीछे की दीवार को देखना चाहता है, तो उसको मिरर कितना काम में लेना है, केवल h/3 काम में लेना है। पिछला हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है वो हटा दो, ये किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, केवल h/3। अगर 9 फीट की दीवार है तो 3 फीट का अगर मिरर ले लेगा तो पीछे की पूरी दीवार दिख जाएगी, 6 फीट का वेस्टेज हटा दो। नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने कुछ परिभाषाएं देखी। देखो यहाँ सारा चीजें चित्र में बनी हुई अच्छे से कि भाई ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, ये इसका फोकस है, ये इसका केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छे से बीचों बीच चित्र बना लेना। एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी लिखे हुए मैंने सामने लिख रखे हैं। अवतल दर्पण इकट्ठा करता है, दाढ़ी बनाने में इसलिए लेते हैं इसका इस्तेमाल क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद जो है सर्च लाइट में इसलिए लेते हैं क्योंकि लाइट को इकट्ठा कर देता है। प्रोजेक्टर में इसलिए लेते हैं, लाइट को इकट्ठा करता है। टेलीस्कोप में इसलिए लेते हैं। अच्छा, कारण याद होंगे ना, एक तो बैठ के आंख बंद करके रटते रहो, एक अगर हमें लॉजिक पता है ना तो अपन बता सकते हैं। मैं आपसे अगर जैसे अभी आपको मेरी बात समझ में आई हो तो देखना, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको रटे हुए नहीं होते तो 4 ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हो। कैसे, मैंने क्या बोला कि दाढ़ी बनाने में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण बड़े प्रतिबिंब बनाता है। सर्च लाइट में क्योंकि लाइट वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। सर्च कर रहे हैं तो लाइट एक जगह गिरनी चाहिए। प्रोजेक्टर में लाइट एक जगह गिरनी चाहिए। टेलीस्कोप में लाइट एक जगह। ईएनटी कान नाक देख रहा है तो बड़ा दिखना चाहिए। अब और उत्तल दर्पण की बात करते हैं कि प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसका उपयोग सड़क के किनारे पर करते हैं। सड़क के किनारे पर क्यों करते हैं, क्योंकि ये लाइट को फैला देता है। गाड़ियों के साइड मिरर में इसलिए करते हैं क्योंकि छोटा बनाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ में या आप कभी वहां गए हो एटीएम पे, अगर कभी आपने एटीएम के अंदर देखा हो तो जब हम एटीएम के अंदर कार्ड लगाते हो तो जो मॉनिटर होता है जहां स्क्रीन हमें दिखाई देती है, उस स्क्रीन के ऊपर छोटा सा एक दर्पण लगा होता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आप अगर कभी एटीएम में गए हो, और अगर नहीं भी गए हो तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब आप 12वीं क्लास के अंदर आ चुके हो। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर कभी हम एटीएम के ऊपर खड़े हुए हैं, एटीएम पर अगर हम आए हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, उसमें वो जो दर्पण है वो दर्पण कौन सा होगा एटीएम के ऊपर, एटीएम मशीन के ऊपर। आप बताओ अवतल लगा होगा कि उत्तल लगा होगा। मैंने ये होमवर्क आपके लिए छोड़ा है, तो आप अपना आंसर कमेंट में करें कि कौन सा मिरर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने परिभाषाएं पढ़ ली। दर्पण का बीच का पॉइंट क्या होता है, ये इसको अच्छे से चित्र बना देना, हेडिंग ऊपर लगा रखी है, ये सारी चीज। वक्रता केंद्र मैंने बना दिया, बढ़िया चित्र बना देना इनके। ठीक है, तो ये आपके गोले वोले आप अच्छे से बनाओ। इसके बाद ये मैंने वक्रता त्रिज्या, केंद्र उसके बीच की दूरी, ये सारी चीज। ये मैंने अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा चिन्ह परिपाटी, तब बताऊंगा ये माइनस क्यों आया, कैसे आया वाली चीज, सारी चीजें। फोकस, जब लाइट अनंत से आती है तो जहां मिलती है वो फोकस होता है। ठीक है, और ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं 2 क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में